हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन पर है कैल्प, बी ऑप्शन पर है क्लेमिडोमोनास, सी ऑप्शन पर है खमीर और डी ऑप्शन पर है स्पाइरोगायरा। तो सही आंसर आप भी नोट डाउन करते चलें और वीडियो के लास्ट में देखें कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए कैल्प। तो स्टूडेंट्स, आयोडीन और पोटेशियम का जो प्रचुर स्रोत है वो होता है स्टूडेंट्स कैल्प। क्योंकि जो कैल्प है वो एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स, समुद्री समुद्री शैवाल होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, समुद्री शैवाल होता है। ये जो कैल्प होता है ये एक प्रकार का समुद्री शैवाल होता है। ठीक है, और इसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें, इसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। और आयोडीन की उच्च सांद्रता के कारण स्टूडेंट्स, आयोडीन की इसमें जो सांद्रता होती है वो उच्च होती है। तो इस कारण से इसका जो उपयोग होता है स्टूडेंट्स, वो घेंगा रोग होता है, जिसे गोइटर भी बोला जाता है, घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है स्टूडेंट्स इसका उपयोग। और आयोडीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड थायराइड ग्रंथि होती है वो स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी हो जाती है, उसका आकार बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि आयोडीन और पोटेशियम का प्रचुर स्रोत कौन है, तो वो है स्टूडेंट्स कैल्प। और कैल्प में जो आयोडीन की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन जो है वो घेंगा के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कि मुख गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन पर है शल की उपकला, बी ऑप्शन पर है स्तंभाकार उपकला, सी ऑप्शन पर है घनाकार उपकला और डी ऑप्शन पर है संयोजी ऊतक। तो सही आंसर क्या है, आप जल्दी से इसका सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए शल की उपकला। तो मुख गुहिका, रक्त वाहिकाएं और हृदय ये सभी क्या होती हैं, शल की उपकला के साथ रेखित किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब ये जो शल की उपकला जो ऊतक होती हैं स्टूडेंट्स, ये एक चपटी कोशिकाओं से बने हुए पतला स्तर होता है। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, चपटी होती हैं। ठीक है, चपटी चपटी होती हैं इसकी कोशिकाएं, और कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है ये। ठीक है, इसका जो स्तर होता है वो कैसा होता है, पतला होता है। ठीक है, जिसके किनारे कैसे होते हैं, अनियमित होते हैं। इसके जो किनारे होते हैं स्टूडेंट्स अनियमित होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान से सुने और समझें। ये ऊतक क्या होता है, रक्त वाहिकाएं। ये जो ऊतक होता है ये रक्त जो वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, रक्त वाहिकाएं और फेफड़ों के जो वायु कोश होते हैं, वायु कोश, फेफड़ों के जो वायु कोश होते हैं उनमें ये पाया जाता है स्टूडेंट्स, खास तौर पर उनमें ये पाया जाता है। शल की उपकला ऊतक का जो आकार होता है वो टाइल जैसा होता है। ठीक है, टाइल के समान इसका आकार होता है, या टाइल की तरह दिखने जैसी होती हैं, या टाइल की तरह दिखती हैं। तो इस कारण से इन्हें स्टूडेंट्स फुटपाथ, इनको फुटपाथ एपिथेलियम भी कहा जाता है, एपिथेलियम भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, इनको फुटपाथ एपिथेलियम भी बोला जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चार तत्वों में से कौन सा समूह एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है तथा अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है। तो ए ऑप्शन पर है सिर्फ फ्लोरीन, बी ऑप्शन पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और हीलियम,
सी ऑप्शन पर है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन पर है सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन। तो सही आंसर इसका क्या है, जल्दी से आप इसका आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट सी, सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन जो हैं ये क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपना जो समूह यानी कि इस तरीके से कहें कि इनका एक ये जो तत्वों का है ये एक प्रकार का एक ऐसा समूह है जो क्या कर सकता है, जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने बाह्यतम कोश को क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। ठीक है ना। तो ये वो समूह है जो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जिसमें फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी है, जो इस प्रकार के तत्व हैं जो एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त कर सकता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले करके वो अपने बाह्यतम कोश को क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। तो ये उन्हीं तत्वों का समूह है स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में देखा जाए तो सात इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 7 होता है, यानी इसका जो बाह्यतम कोश है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2, 8, 7 होता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। और बाह्यतम कोश में अब देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हीलियम के समान हो जाएगा, यानी अक्रिय गैस हीलियम के समान व्यवहार करने लगेगा। अगर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, तो ये इसका जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा, और ये नियोन की समान व्यवहार करने लग जाएगा, जो कि एक अक्रिय गैस है। इसी प्रकार जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या ले ले, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्लोरीन, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये आर्गन की तरह, आर्गन की तरह क्या करने लग जाएगा स्टूडेंट्स, व्यवहार करने लग जाएगा, क्योंकि आर्गन का भी जो होता है अष्टक जो रहता है, बाह्यतम कोश जो रहता है वो पूर्ण रहता है। तो ये वो तत्व हैं, या ये उन तत्वों का समूह है जो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ प्राप्त करके अपने बाह्यतम कोश को पूर्ण कर सकता है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि नाभिकों में संरचित धागे जैसी संरचनाएं कहलाती हैं। तो उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, ए डीएनए बोला जाता है, बी गुणसूत्र कहा जाता है, सी अर्ध गुणसूत्र बोला जाता है, या डी क्रोमेटिन कहा जाता है। उनको क्या बोला जाता है, तो सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। इसका सही आंसर है डी क्रोमेटिन। तो नाभिकों में संरचित धागे जैसी जो संरचनाएं होती हैं उनको स्टूडेंट्स क्रोमेटिन बोला जाता है। अब देखा जाए तो न्यूक्लिक अम्ल, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो रहता है वो डीएनए और आरएनए से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के संयोग से बना पदार्थ, जो क्षारीय प्रोटीन होती है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन के संयोग से बना पदार्थ जो क्रोमेटिन धागों के रूप में हमें केंद्रक में दिखाई देता है, या केंद्रक में पाया जाता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग का नाम बताइए स्टूडेंट्स, यानी कि हमें यहाँ पर उस कोशिकांग को अपने उत्तर के रूप में सिलेक्ट करना है जो केवल सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है तार केंद्र, सी ऑप्शन है लवक, और डी ऑप्शन है लायनकाय। तो सही आंसर क्या है, आप जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स लवक, जिसे प्लास्टिड्स भी बोला जाता है। तो जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग होता है, प्लास्टिड्स। इसके बारे में मैं, अगर आपको और भी जानकारी लेनी है लवक के बारे में, तो मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया दाब न्यूनतम होता है जब वह, यानी कि वो कौन सी स्थिति होती है जब पृथ्वी पर आदमी के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो न्यूनतम होता है, तो वो कौन सी स्थिति होती है।
ए दोनों पैरों को मोड़ करके बैठता है तब ऐसी स्थिति बनती है, बी नींद की स्थिति में लेटता है, सी दोनों पैरों पर खड़ा होता है, डी एक पैर पर खड़ा होता है। तो सही आंसर क्या है, उस सही आंसर को आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी नींद की स्थिति में लेटता है। तो स्टूडेंट्स पृथ्वी पर आदमी द्वारा लगाया गया जो दाब है वो न्यूनतम होता है जब वह स्टूडेंट्स क्या हो, जब वह नींद की स्थिति में लेटता है, क्योंकि नींद की स्थिति में क्या हो जाता है स्टूडेंट, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है और क्षेत्रफल के बढ़ जाने के कारण जो दाब होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि आनुवांशिकता की इकाइयां हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। ए नाभिक, बी जीन, सी केंद्रिका और डी गुणसूत्र। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी जीन। तो देखा जाए तो आनुवांशिकता की जो इकाई होती है वो स्टूडेंट्स होती है जीन। ठीक है, अब जीन होता क्या है स्टूडेंट्स उसे भी मैं बता दूं। ठीक है ना, तो मान लीजिए ये इस तरीके से मैं आपको एक गुणसूत्र बना करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है गुणसूत्र का। ठीक है, क्रोमोसोम का। तो गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए, ठीक है, गुणसूत्रों पर स्थित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करती हैं एवं उनका क्या करती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, जीन बोला जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। और जीन शब्द का सबसे पहले जो कह सकते हैं जो शब्द दिया था, जीन शब्द जो दिया था वो दिया था जोहानसन ने। ठीक है, जोहानसन ने दिया था और ये दिया था 1919 में स्टूडेंट्स। और जीन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है मेंडल को स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देगा। यानी इनमें से वो कौन सा जो मैटर है, पदार्थ है या सॉल्यूशन है, ठीक है, जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देगा या अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगा। ए नल का पानी, बी समुद्र का पानी, सी सिरका और डी आसुत जल। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आंसर नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी आसुत जल, जिसे डिस्टिल्ड वाटर भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स आसुत जल वह जल है जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, तो आसुत जल वह जल होता है, क्या होता है, जो आसुत जल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आसुत जल ऐसा जल होता है जिसकी अनेक अशुद्धियों को स्टूडेंट्स आसवन के माध्यम से हटा दिया जाता है। आसवन की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और आसवन में पानी को उबालकर, आसवन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पानी होता है उसको उबाला जाता है। ठीक है, उबाल कर उसकी जो भाप होती है उस भाप को कंटेनर में संघनित किया जाता है। जो भाप होती है उसको क्या किया जाता है, संघनित किया जाता है। ठीक है, और संघनित करने के पश्चात ये जो पानी होता है ये स्टूडेंट्स, ये जो पानी होता है यही अपना क्या होता है, आसुत जल होता है। ठीक है, उसको संघनित कर लिया जाता है। तो संघनन के प्रोसेस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भाप होती है वो ठंडी होकर जल में, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार हमें आसुत जल प्राप्त हो जाता है। अब ये जो जल होता है ये पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये पीने के लिए कैसा नहीं होता, उपयुक्त नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें जीवन के लिए आवश्यक जो लवण होते हैं, जो लवण होते हैं जीवन के लिए जो भी आवश्यक लवण होने चाहिए पानी के अंदर वो अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें, अनुपस्थित होते हैं। और आसुत जल का जो पीएच होता है वो स्टूडेंट्स लगभग हम कह सकते हैं 7 के आसपास होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। अब हमें इनमें देखना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऊर्जा का जो स्रोत नहीं है वो भी कौन सा, जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है लकड़ी और डी ऑप्शन है गोबर गैस।
तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सही आंसर को नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी, नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा है वो जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है स्टूडेंट्स। अब ये जैव संहति होता क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं बता दूं आपको कि जीवित जो जीव होते हैं, ठीक है, जीवित जीवों, ठीक है, या हाल ही में मरे हुए जो जीव होते हैं, ठीक है ना, उन जीवों से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है, उन जीवों से प्राप्त होने वाला जो पदार्थ होता है, ठीक है ना, उसको जैव मात्रा, ठीक है, उसको जैव मात्रा बोल देते हैं या जैव संहति बोल देते हैं, ठीक है, या उसको बोल दिया जाता है बायोमास। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, बायोमास भी बोला जाता है, तो इसी चीज को क्या बोला जाता है, बायोमास कहलाता है। यानी कि जो भी जीवित जीव होते हैं या हाल ही में मरे हुए जो जीव होते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ को जैव संहति या बायोमास कहा जाता है। अब बायोमास जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं बायोमास। ठीक है ना, जैसे कि हमारा कोयला है, ठीक है ना, कोयला, ठीक है, जैसे कोयला कोयला है, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है, साथ ही साथ गोबर गैस है, ठीक है ना, गोबर गैस है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, ये जैव संहति ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जबकि जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो नाभिकीय ऊर्जा है वो इसके अंतर्गत नहीं आती है स्टूडेंट्स, वो जैव संहति ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आती स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। अब हमें इन चार ऑप्शन में से देखना है कि रात्रिचर प्राणी के तौर पर देखा जाए तो जो पक्षी है वो कौन सा है इन चार ऑप्शन में से। ए उल्लू, बी कौवा, सी गौरैया, डी चमगादड़। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट, जल्दी से सही आंसर नोट डाउन कर लें आप। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए उल्लू। तो जो उल्लू होता है वो स्टूडेंट्स कैसा प्राणी होता है, रात्रिचर प्राणी होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि किलोवाट घंटा निम्न की इकाई है। तो जो किलोवाट घंटा है स्टूडेंट्स, ये किसकी इकाई होती है। ए विद्युत विभव की इकाई होती है, या बी विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, सी विद्युत आवेश की इकाई होती है, या डी विद्युत शक्ति की इकाई होती है। तो जल्दी से सही आंसर नोट डाउन करें। अब मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी विद्युत ऊर्जा। तो जो किलोवाट घंटा होता है वो स्टूडेंट्स विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, और 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इस चीज को याद रखें, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जो 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है। यानी कि ऐसा कोशिका अंगक है इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में ऐसा वो कोशिकांग है जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमें अपना आंसर चुनना है स्टूडेंट्स। जैसे ए ऑप्शन पर लिखा है सूत्रकणिका, बी ऑप्शन पर है नाभिक, सी ऑप्शन पर है राइबोसोम, और डी ऑप्शन पर है स्टूडेंट्स राइबोसोम। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से अपना सही आंसर नोट डाउन करें स्टूडेंट्स। अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी नाभिक। तो जो नाभिक होता है, किसी भी कोशिका में पाया जाने वाला जो नाभिक होता है वो एक ऐसा कोशिका अंगक होता है जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो उसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, नाभिक बोला जाता है, या हम कह सकते हैं केंद्रक भी कहते हैं, इसको न्यूक्लियस भी बोला जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो जो नाभिक है ये कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, और नाभिक यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला झिल्लीनुमा अंग है स्टूडेंट्स। ये किस में पाया जाता है, यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक जो कोशिका होती है उनमें पाए जाने वाला एक झिल्लीनुमा अंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, झिल्लीनुमा, ठीक है, झिल्लीनुमा अंग होता है। ठीक है, और केंद्रक की खोज की अगर हम चर्चा करें तो केंद्र की जो खोज की थी वो की थी स्टूडेंट्स रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और ये 1831 के आसपास इन्होंने इसकी खोज की थी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा 13 कि पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है।
तो ए ऑप्शन पर है बड़ी आंत, बी ऑप्शन पर है अमाशय, सी ऑप्शन पर मुख गुहिका और डी ऑप्शन है छोटी आंत। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स डी, छोटी आंत। तो पोषण नाल का जो भाग होता है जिसे बोला जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर स्टूडेंट्स भोजन का अंतिम पाचन होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो छोटी आंत होती है इसके 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा कहलाता है ग्रहणी, पहले हिस्से को ग्रहणी बोला जाता है, दूसरे को जेजुनम बोला जाता है, जेजुनम बोला जाता है, और तीसरे को बोला जाता है इलियम। ठीक है, ये 3 हिस्से पाए जाते हैं छोटी आंत के। और इसमें सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोबिल्लाई बोला जाता है, जो भोजन के अवशोषण का काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें, जो भोजन के अवशोषण का काम करते हैं, कार्य करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।